हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ प्रैक्टिस आप लोगों के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो यहाँ पर भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो खेती की जाती है वो है चावल यानी कि धान की खेती। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको धान मिलता है फिर आप धान लगाएंगे और यहाँ पे चावल है तो फिर आप चावल। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन विशेष रूप से होता है। वेस्ट बंगाल है, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर मुख्य रूप से धान की खेती होती है। चावल भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाने वाला फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 40% से अधिक योगदान देती है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है और उत्तर प्रदेश चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। रैपिड फायर क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर रबी खरीफ है ना, खरीफ की फसल यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी नहीं है। तो देखिएगा सरसों, ठीक है ना, खरीफ और रबी। सरसों खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रबी की फसल है। खरीफ फसल का मौसम जुलाई से सितंबर अक्टूबर के बीच में होता है, मध्य में। रबी फसल का मौसम अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल के बीच में होता है। खरीफ फसल में चावल, धान, मक्का, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली आते हैं, लेकिन रबी की फसल में गेहूँ है, चना है, जौ, अलसी, सरसों, ये सारे किस में आते हैं, रबी फसल में आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है या सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा, अर्धचालक उद्योग के लिए एक केंद्र के रूप में डेवलप हुआ है ये सिटी, और ये है आपका बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु में भारत में आईटी उद्योग का केंद्र है। भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी केंद्र है, जो है राजधानी बेंगलुरु है, जहाँ पर ही इसरो का हेडक्वार्टर भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग विश्व में सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है। तो यहीं पर जो कि वहाँ पर क्या होता है, भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ यानी कि चिप बनाने वाली कंपनियों के कारण उसे जाना है। तो ऐसे ही बेंगलुरु में तो विश्व में कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका कौन सा, जल्दी से बताइएगा। भारत में आज भी 62% विद्युत का उत्पादन तापीय ऊर्जा के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और ये कोयला, डीजल, प्राकृतिक गैस जैसे आदि ईंधनों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित की वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग भारत बिजली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है 2019 में, तथा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के मामले में 106वें स्थान पर था 2017 में। ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद से विद्युत उत्पादन 100 गुना से अधिक हो चुका है, परंतु आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण विद्युत की मांग उत्पादन से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है भाई, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो भी विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव है इसे कौन करता है। तो इसे करता है कौन, जल्दी से बताइएगा। और सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन कहता है भाई, रिजर्व बैंक, आरबीआई, आपका यहाँ पर ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना जो है रिजर्व बैंक ऑफ, ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसलिए 1 अप्रैल को हम रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और जिसका केंद्रीय कार्यालय स्टार्टिंग में कोलकाता था, लेकिन 1937 में मुंबई ट्रांसफ़र किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। दोनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। 1971 में इनको ये अवार्ड दिया गया था, और 1966 में वह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत रत्न मिला था, और इसी के साथ वो पहली वुमेन बन गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, सरोजनी नायडू जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न मिला। इन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है मदर टेरेसा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं भाई,
और जो लता मंगेशकर की बात करते हैं तो क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाता है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में जैसे कि कला है, साहित्य है, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल इत्यादि में मिलता है। और भारत रत्न की शुरुआत जो है स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते, जो कि हमने मुंडकोप उपनिषद से इसे लिया है। ये राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय अगर फल की बात करते हैं वो आम है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शंकराचार्य जी एक प्रसिद्ध हिंदू संत हुआ करते थे, जिन्होंने अद्वैत वेदांत के ज्ञान के प्रसार के लिए दूर दूर तक यात्राएं की थी। इन्होंने भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना करी थी, जिसमें ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, श्रीगिरी पीठ द्वारिका, ठीक है, द्वारिका, ठीक है, शारदा पीठ और पूरी गोवर्धन पीठ, ये आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर इनकी समाधि स्थल है? तो ये उत्तराखंड के केदारनाथ में इनका समाधि है। क्या जो केदारनाथ का टेम्पल है ना, उसी के पास में। निमोनिया रोग मानव शरीर के संग को ग्रसित करता है। तो निमोनिया जो है वो मानव शरीर के ह्यूमन बॉडीज़ के कौन से ऑर्गन को यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, लिवर। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति का श्वसन क्षमता होती है आपकी, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और निमोनिया ग्रसित मरीज को वेंटिलेटर के माध्यम से कृत्रिम आर्टिफिशियल जो है श्वास प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो यहाँ पर बता दूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, ठीक है, ऑप्शन ए, ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य वर्तमान अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, तक्षशिला, गंधार, ये सारा आता था, जगहों तक फैला हुआ था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर, दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत भूप्रदेश शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल भी हुए थे। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? हिस्ट्री के जब क्वेश्चन करा रही थी तब मैंने आपको कराया हुआ है। ये तो मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर है, हिस्ट्री स्पेशली जो है वो चल रही है, तो वहाँ पर मैंने कराया है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? तो ये था भाई जहांगीर का काल, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। मुगल चित्रकला अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान समृद्ध हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। तो जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर ने हेरात के अग्रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के समय के कुछ प्रमुख चित्रकारों में जैसे फारूक बेग है, दौलत है, मनोहर है, बीअंदास है, मंसूर और अबुल हसन, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मंसूर और अबुल पूछा जाता है कि किसके चित्रकार थे, किसके दरबार में चित्रकार थे, तो ये जहांगीर। फारूक बेग ने बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्र बनाया था। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? अब पूछा गया कि सिखों के अंतिम गुरु एवं 10वें गुरु कौन थे, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ। सिख धर्म की स्थापना पहले सिख गुरु नानक के द्वारा 15वीं सदी में की गई थी। पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर को सिखों की राजधानी के रूप में स्टैब्लिश किया था और 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो ये है भैया आपका आंसर हो जाएगा डी। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो आपको मैंने हिस्ट्री में सारी चीज़ें बताई हैं, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, जो मॉर्निंग में वीडियो आई है आप उसमें देख सकते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। कौन थे भैया? पुर्तगाली
भारत आने वाले पहले जो यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग के थ्रू वो कालीकट पहुंचा था 1498 में, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको पता है डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर आपके डेन आए थे, फिर आपके फ्रांसिस आए थे। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ वहाँ पे बताइए। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में इस्टेब्लिश की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है भैया, राजा राममोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था? तो राजा राममोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था? 15 का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइएगा। और वही इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा में था, हालांकि ऑप्शन ए संवाद कौमुदी। बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था इन्होंने। दोनों पूछे जाते हैं। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। बंगाल में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ये आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक और एक प्रमुख सुधारसार। तो आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को माना जाता है। राजा राममोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पेंशन के मामले में इंग्लैंड गए, तभी अकबर सेकंड द्वारा उन्हें राजा की उपाधि, तो अकबर सेकंड ने इनको क्या दी थी? राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, किस क्षेत्र में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्र है? ये आपसे पूछा गया। वन सर्वेक्षण 2021 के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्थान आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये थे भैया आपका कौन सा, जिसका नाम हो जाएगा शाहजहाँ, जिसके बचपन का नाम था खुर्रम। मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। शाहजहाँ के जन्म की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 लाहौर में हुआ। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। 24 फरवरी 1628 को शाहजहाँ का राज्याभिषेक आगरा में अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब की रहने सानी की उपाधि के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ पर मिली थी? तो उत्तराखंड में भी सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिलती है, जो कि बहुत ही फेमस स्थान है। जल्दी से कमेंट कर दो भाई, आप सभी जानते होंगे उस स्थान से। और इस शिलालेख के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि अशोक अपने शासनकाल में अहिंसा, नैतिक मानवीय सिद्धांत, चिकित्सा, कुआं खुदवानी, वृक्ष लगवानी, धर्म प्रचार, माता पिता व गुरु का सम्मान जैसी कुछ अच्छाइयों पर बल दिया है, इस शिलालेख से पता चलता है। और ये है कालशी शिलालेख देहरादून में। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किस में किया था? गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, लेकिन किस आंदोलन के दौरान किया था? तो ये किया था भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट को पेशावर भेजा गया था। वहाँ नमक कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा था, पता ही है। ब्रिटिश सरकार ने गढ़वाल रेजिमेंट की सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, तो रेजिमेंट के एक अधिकारी चंद्र सिंह ठाकुर ने इस पर निश्चय किया कि वो निहत्थे सत्याग्रहियों को हटाने में तो सहयोग करेंगे पर गोली नहीं चलाएंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसे बोला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? तो बताइएगा, विश्व में समग्र और हिमनदों का विस्तार तथा सागरीय जल के स्तर में वृद्धि औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का संकेत है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण बड़े पैमाने पर जलवायु क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर देखो, विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार होना, सागरीय जल के स्तर में वृद्धि होना, तो ये आपके दोनों ही इसका रीज़न है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ये तो भैया बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन पूछा जाता है। और ये जो रिएक्टर स्केल है ये 1 से लेकर 10 के पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर भूकंप की तीव्रता, इसका आविष्कार चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर के द्वारा किया गया था। और वायु की आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्यों करते हैं? भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर पग पग में क्या होती हैं? भाषाएं बदलती रहती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। तो ऐसा कौन सा देश है भाई? जल्दी से बताओ। ये है हमारा भारत। ऑप्शन ए,
ठीक है। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 1652 मातृभाषाएं प्रचलन में, जबकि संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता मिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाबार्ड से संबंधित है। तो नाबार्ड का एक तरीके से फुल फॉर्म, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका कार्य क्या होता है? कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के संवर्धन और विकास के लिए ऋण यानी कि लोन प्रोवाइड कराना इसका काम है। तो इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के अधिनियम के द्वारा की गई थी 1982 में 12 जुलाई को। तो भैया इसका जो पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए एक शीर्ष बैंक माना जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो भाई, अगर मैं बात करूं हवा महल की, तो हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। कहाँ पर है? इसी महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। जयपुर में है हवा महल, जिसे सवाई जयप्रताप सिंह ने बनाया था, सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। इसमें बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां भी हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। और ये चूने लाल, यह जो ना चूना जो होता है, चूना लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। बाकी आपके सही हैं। जामा मस्जिद दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में है, शेषाचुरी का मकबरा सासाराम बिहार में, और हवा महल जयपुर के अंदर सवाई प्रताप सिंह जी ने इसे बनाया है। सेकुलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है या डाला गया है? तो आपको पता है, जिसे जिस अमेंडमेंट को, जिस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान में मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहते हैं, वो है 42वें संविधान संशोधन 1976। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। इस संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में 2 और शब्द, समाजवादी और अखंडता को भी जोड़ा, यानी कि 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। और जो 52वां संविधान संशोधन है, ये दल बदल विरोधी प्रावधान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ठीक है ना, समान नागरिक संहिता से कौन सा संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर ये आते हैं। इसमें करेक्ट आंसर होगा 44। ठीक है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। देखो भैया, समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करते हैं तो यही है कि जो लॉ होगा वो सबके लिए एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप लोगों का, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। तो केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव जो होता है वो भारत का सर्वोच्च कार्यकारी होता है अधिकारी, और वरिष्ठतम सिविल सेवक माना जाता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, वह वरीयता के क्रम में 11वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है कितने में? तो यहाँ पर 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र बुलाने जाने का प्रावधान है। और ये जो संसद को वर्ष में कम से कम 3 सत्र होते हैं। एक सत्र के दौरान कई बैठकें होती हैं, और राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र बुलाने की शक्ति भी है, 108 मैंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है भाई, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया था? तो ये आपका 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है, 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष से जितने भी कम आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। और साथ ही DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत जो हैं, नीति निर्देशक, ठीक है, सिद्धांत के अनुच्छेद 45 में भी ये बदलाव लाया जा सका। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतम माना गया है क्योंकि यह कृत्रिम उर्वरक कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर HDI, ठीक है ना, HDI की हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मैं बात करती हूँ। तो भैया इसका जो कार्यक्रम की पहल है, ठीक है, इसे सर्वप्रथम 1990 में 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने बनाया था। अब इसमें जो है क्या नहीं जोड़ा गया है, तो मैं बता दूं स्वास्थ्य और पोषण को नहीं जोड़ा गया है, लेकिन किसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, इंडेक्स तैयार किया जाता है, तो इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक है, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को शामिल किया गया। तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और सकल नामांकन दर, इन सब को यहाँ पे लाया गया। इसके अकॉर्डिंग इंडेक्स बनता है। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति का कारण मुद्रा की आपूर्ति में क्या वृद्धि, तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। जब मांग यानी कि डिमांड और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल्य सूचक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर करता है। निम्न में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पे आपको मिलती है? सिंपल सा क्वेश्चन इतना है। ओजोन जो गैस है वो सूर्य की, सन की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण, उनको ऑब्जर्व करती है, इसीलिए जो है इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा भाई समताप मंडल। समताप जो मंडल है या समताप परत से 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके नीचे भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस कारण इसे समताप मंडल कहते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हमारा है भाई पश्चिमी घाट, जो कि पर्वत का फैलाव ताप्ती नदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ी तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, वेस्टर्न कोस्ट हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर, ठीक है, कालसुआई 1646 मीटर जिसकी हाइट है, जबकि दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। अगला आता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया आप लोगों का किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। 4096 किलोमीटर की है, जबकि सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ हम सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण? अम्लीय वर्षा, ठीक है ना, ऐसा अगर हमें एसिड ट्रेन करानी है तो उसका प्रमुख रीज़न क्या होता है? तो निम्नलिखित में से अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। अम्लीय वर्षी में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमुख योगदान होता है। वर्षा काल के दौरान प्रथम वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है, जो स्वास्थ्य और इमारतों आदि के लिए खतरनाक होती है। आम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आंगस स्मिथ ने 1858 में किया था। तो फिर यहाँ पर आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। योग दर्शन के प्रतिपादक, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक की अगर मैं बात करती हूँ तो वो है कौन? पतंजलि। ठीक है, पतंजलि आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? पवनों का देश किसे कहा जाता है? 38। तो पवनों का देश हम कहते हैं डेनमार्क को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये क्योंकि इसमें विश्व में पवन ऊर्जा का अनुपात सबसे अधिक है। पवन तथाइनों से आने वाली 47% हरित ऊर्जा के साथ पवन प्रभावित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो इनमें से जो हीरा होता है इसे कार्बन का अपरूप माना जाता है। हीरा क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो तब हो सकता है एक तो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होगी, दूसरा त्वचा कैंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन
सत्य नहीं है। अगर सत्य नहीं है तो मतलब वो गलत है। चैटिंग ईमेल की तरह है। चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ होती है। चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। तो देखो भैया, ऐसा तो नहीं है कि जो हम चैट करते हैं वो केवल एक के साथ, हम कई के साथ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका रॉन्ग है। विश्व शिक्षक दिवस, देखो नया राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आप सभी जानते हैं 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन अगर मैं विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करती हूँ, तो ये जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स की जो कंडीशंस है उसको बेहतर से बेहतर बनाने और उनके सेक्टर में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे शिक्षकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो वर्ष 1994 में हुई थी 5 अक्टूबर को, और 5 सितंबर को आप सभी को पता है हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या शिक्षक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलिसा जांच। तो जो एलिसा या जो टेस्ट होता है किसकी पहचान के लिए होता है? तो एक एड्स विषाणु से होने वाला रोग होता है, वायरस से होता है आपका जो एड्स है, ऑप्शन है। तो एलिसा टेस्ट की सहायता से जो बॉडीज़ है, जो शरीर है, उसकी एंटीबॉडीज़ या एंटीजन की जांच होती है। इसके द्वारा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में उपस्थित केमिकल और अन्य तत्वों की जांच की जाती है। एलिसा का अर्थ होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनेसिस। ये प्रोटीन का पता लगाने में भी हेल्प होता है। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? तो बताइएगा। तो भैया 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया है। तो राज्य फल हमारा काफल है, ठीक है। राज्य फूल हमारा ब्रह्मकमल है। राज्य के पक्षी हमारा, राज्य के वृक्ष क्या है? बुरांस है। तो हम बात कर रहे हैं खेल की, तो खेल यहाँ पर आ जाएगा आपका फुटबॉल। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित हो चुके हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन अभी आपका कॉमन क्वेश्चन हो गया, लेकिन देख लीजिएगा कभी भी आ सकता है। तो विंग्स ऑफ फायर जो है ये है भैया आत्मकथा है, APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन ए। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तीलू रौतेली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा वंदना कटारिया को, जो कि एक हरिद्वार से बिलोंग करती हैं, ठीक है। कौन सी प्लेयर हैं ज़रा कमेंट करके बताओ मुझे, जल्दी से बताइए। 2022 में खिलाड़ियों के रूप में दीपा आर्या, प्रेमा नोटियाल, प्रियंका प्रजापति को भी अवार्ड दिया गया है, और इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई। इसके तहत 2022 से 51,000 रुपये पुरस्कार राशि दी जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आता है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? बेसिक है लेकिन आता है, हम बेसिक चीज़ों को ही क्या करते हैं, हमेशा छोड़ देते हैं। तो उत्तराखंड के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय, 5 जिले क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड के 3 जिले जैसे कि पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर नेपाल के साथ, और साथ ही 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी की सीमा तिब्बत। अब देखो इसमें पिथौरागढ़ वैसे कॉमन है, तो फिर हम इसमें क्या लगाएंगे, जल्दी बताओ। तो भैया आप लोगों ने देखा 5 यहाँ पर आपके ज़िले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है। तो 5 आपका। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो ये थे प्रकाश पंत जी थे, जो कि आपके 2000 से लेकर 2002 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे, और वर्तमान में वर्ष 2022 से ऋतु खंडूरी विधानसभा के सदस्यों की संख्या 70 हो चुकी है। उत्तराखंड राज्य का गठन 5 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, यह आपने ध्यान रखना है। हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो जो यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया गया था वो था ऑपरेशन गंगा। 6 फरवरी 2023 को तुर्की सीरिया में आए भूकंपों से फंसे लोगों की सुरक्षा और बचाने के लिए भी भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, वो था ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। इसके तहत सुरक्षा दल की टीम को भी भेजा गया था। तो ये थे भैया आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।